नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। नोटबंदी के बाद दिल्ली के एक बैंक में मायावती के भाई और बीएसपी के अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा करने का पता चलने के बाद आज मायावती ने सफाई दी। बीएसपी अध्यक्ष ने खुद के दलित होने की दुहाई देने के साथ कहा कि उनकी पार्टी ने नियमों के मुताबिक ही पैसे जमा कराए हैं और इन पैसों की एक एक पाई का उनके पास हिसाब मौजूद है। ईडी की जांच के बाद चंदे के फेर में फंसी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली में बीएसपी के बैंक अकाउंट में 104 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा होने के मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा। माया ने कहा, बीएसपी ने काला धन नहीं जमा किया है और अगर बीएसपी के अकाउंट की जांच हो रही है तो बीजेपी ये भी बताए कि नोटबंदी से पहले और बाद में उसके अकाउंट में कितना पैसा जमा किया गया है। यदि इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई व ईमानदारी है, अपनी खुद की पार्टी के भी 8 नवंबर से पहले के 10 महीने का और साथ ही 8 नवंबर के बाद के दौरान के भी बैंक में जमा किए गए धन के साथ ही अन्य और बड़े बड़े कार्यों में भी इस्तेमाल किए गए धन को भी जरूर उजागर करना चाहिए। मायावती इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें दलित होने की वजह से परेशान किया जा रहा है, जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। नोटबंदी के बाद दिल्ली में बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। बीएसपी के खाते में 10 नवंबर को 36 लाख, 2 दिसंबर को 15 करोड़ और 3 दिसंबर को 15 करोड़ 80 लाख रुपए जमा किए गए। इसके अलावा 6 दिसंबर को 17 करोड़, 7 दिसंबर को 18 करोड़, 8 दिसंबर को 18 करोड़ और 9 दिसंबर को 5 करोड़ 20 लाख रुपए जमा हुए। नोटबंदी के बाद मायावती के भाई अनंत कुमार के खाते में भी नवंबर और दिसंबर के बीच 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा किए गए हैं। मायावती ने सरकार को घेरा तो सरकार ने मायावती को घेरने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने कहा कि वो दलितों के नाम पर भ्रष्टाचार को सही नहीं ठहरा सकती। बड़ा सवाल ये आता है, क्या अपने भ्रष्टाचार को दलितों के नाम पर छुपाया जाएगा? क्या कहना चाह रही है मायावती जी कि मेरा भ्रष्टाचार दलितों के खिलाफ संघर्ष माना जाएगा? ये तो इस देश के दलितों के साथ बहुत बड़ा अपमान है। कुछ दिन पहले माया की पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार और वर्तमान बीजेपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मायावती पर पलटवार किया। मौर्य ने आरोप लगाया कि मायावती ने पैसों की हवस में बाबा साहेब के मिशन को भी बेच दिया है। दलितों और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान को बड़े बड़े तिजोरी वाले थैली शाहों के हाथ में ऊंची बोली लगवाकर बड़ी कीमत वसूल करके जो करोड़ों अरबों रुपए कमाई की है, उसको अगर ईमानदारी का पैसा बताती हैं तो हम समझते हैं इनसे महा झूठा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। बीएसपी ने चुनाव आयोग को बताया है कि 2015-16 में उसकी कुल आय 47 करोड़ रुपए थी, लेकिन माया ने आज खुद बताया कि 31 अगस्त के बाद उनकी पार्टी को जो कुल चंदा मिला उसकी रकम 104 करोड़ रुपए है। ऐसे में जाहिर है जितने पैसे साल भर में बीएसपी को नहीं मिले उससे दोगुनी रकम पार्टी को 4 महीनों में मिल गई। इसलिए बीएसपी की इस रकम पर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ऐसे कई और सवाल मायावती के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। नोटबंदी को लेकर आज विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। सरकार ने भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने नोटबंदी को पूरी तरह फेल बताया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 50 दिनों की मोहलत मांगने की याद दिलाई। कहा 30 तारीख आने वाली है लेकिन हालात नहीं सुधरे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अच्छे दिनों के नाम पर देश को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है। डीमोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन इट्स अ मेगा स्कैम। ऐसा स्कैम आजादी का बाद कभी नहीं हुआ है।
सरकार और बीजेपी की ओर से भी आरोपों पर तुरंत पलटवार किया गया। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल उठे। अभी हमने राहुल गांधी का फ्लॉप शो देखा है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला और शारदा घोटाला। इन भयंकर घोटालों के प्रोत्साहन करने वाले दल वहां बैठकर मोदी जी के ऊपर हमला कर रहे थे। जब पे टू 10 जनपद होता था, सारा कुछ वहीं जाके कमीशन पहुंचता था और वो काले धन में कन्वर्ट होता था। आज उसी काले धन के खिलाफ लड़ाई है और इसी के कारण राहुल जी बौखलाए हुए हैं। जेडीयू एनसीपी लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस की ओर से बुलाई बैठक का बहिष्कार किया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने भी बैठक से किनारा किया। सीपीएम ने कांग्रेस पर बैठक से पहले सलाह नहीं लेने का आरोप लगाया। एनसीपी ने कांग्रेस पर शीतकालीन सत्र के दौरान अकेले पीएम से मुलाकात कर विपक्ष की एकता तोड़ने का आरोप लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस की अगुवाई में करीब 14 पार्टियां नोटबंदी के फैसले के खिलाफ एकजुट। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड में आयोजित रैली में एक बार फिर नोटबंदी के विरोधियों पर हमला बोला। देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली के दौरान पीएम ने नोटबंदी के विरोधियों पर निशाना साधा और नया उत्तराखंड बनाने के लिए जनता का सहयोग मांगा। चौकीदार का काम दिया है, अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है। देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। इस उत्तराखंड को इन मुसीबतों से बाहर निकालना है तो डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन। एक इंजन दिल्ली का और दूसरा इंजन देहरादून का। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए बनने वाली ऑल वेदर रोड का भी शिलान्यास किया और पीएम ने इस मौके पर केदारनाथ हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। उत्तराखंड के सीएम ने सहयोग के लिए केंद्र का आभार जताया। मैं गडकरी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इसको बहुत सिंसियरली लिया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 12,000 करोड़ के 17 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में 900 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होना है। इन रास्तों पर 132 पुल, 3 फ्लाईओवर, 13 बाईपास और 2 सुरंग बनाई जानी है। प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़कों के किनारे इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने के लिए हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने दावा किया है कि 4 धाम यात्रा के लिए बन रही ऑल वेदर रोड के जरिए उत्तराखंड की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और आने वाले 100 सालों तक इस हाईवे से लोगों को फायदा होगा। 30 दिसंबर के बाद तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट रखने पर भारी जुर्माना लग सकता है। केंद्र सरकार इसके लिए नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी जा सकती है और 30 दिसंबर को बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की तय सीमा खत्म होने के बाद ये अध्यादेश लागू हो सकता है, जिसके तहत 10 से अधिक पुराने नोट मिलने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने भी अध्यादेश के संकेत तो दिए हैं, लेकिन नियमों के बारे में कुछ साफ नहीं किया है। विपक्ष ने अध्यादेश की खबरों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को भी बोला था कि 31 मार्च तक उसके जमा कराने की तिथि होगी, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं होगा, आरबीआई में होगा। तो आरबीआई में कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए ऑर्डिनेंस है। सरकार ने जब ये घोषणा की थी उसके बाद से वो रोज एक नया फरमान जारी करते हैं। ये उसी तरह से है जैसे एक नई रोज पोशाक पहनना, उसको उतार के रख देना। सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश के जरिए सरकार और रिजर्व बैंक की 500 और 1000 के पुराने नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी को भी रद्द किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश के ड्राफ्ट में रिजर्व बैंक की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। नियम की अनदेखी करने पर अधिकतम 50,000 रुपए या जितनी रकम मिलेगी उसका 5 गुना जुर्माना लग सकता है। पुराने नोटों को 31 मार्च तक आरबीआई में जमा कराने की समय सीमा में भी बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल नियम तोड़ने पर दी जाने वाली सजा के बारे में फैसला नहीं किया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है। 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने भी 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त करने के लिए इसी तरह का अध्यादेश जारी किया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और लश्कर अब पूर्वोत्तर भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे हैं।
आईएसआई और लश्कर ने पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद फैलाने के लिए थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर मैरीसोट में आतंकी कैंप बनवाए हैं और इन कैंप्स में तालिबान पाकिस्तान के आतंकी रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी हमले की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन कैंपों में ट्रेनिंग के बाद तैयार आतंकियों को आईएसआई और लश्कर बांग्लादेश भारत में हमले के लिए इस्तेमाल करेगा। सूत्रों के मुताबिक कैंप्स की जानकारी खालिस्तान समर्थित आतंकियों से पूछताछ में मिली थी। कैंप्स में खालिस्तान समर्थित आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के लिए हथियारों से लेकर पैसों तक का इंतजाम खुद आईएसआई कर रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को बांग्लादेश और भारत में हमले के लिए इस्तेमाल करेगा। तमिलनाडु के पूर्व चीफ सेक्रेटरी पी राम मोहन राव ने दावा किया है कि वो अब भी मुख्य सचिव हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद पद से हटाए गए तमिलनाडु के पूर्व चीफ सेक्रेटरी पी राम मोहन राव ने कहा कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया था, जो कि मुख्य सचिव के ऑफिस पर असंवैधानिक हमला है। राव ने कहा, मैं अभी भी तमिलनाडु का मुख्य सचिव हूं, क्योंकि मुझे अभी तक तबादले का कोई आदेश नहीं मिला। सपोर्ट के लिए राव ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया। डीएमके ने राम मोहन राव के दावों पर तमिलनाडु सरकार से सफाई मांगी। केंद्र सरकार ने साफ किया कि कानून अपना काम करेगा। I was chief secretary. I am the chief secretary. This government has no guts to serve me the copy of the transfer order to me. इस देश में सभी नागरिक बराबर हैं कानून की नजर में। अगर चीफ सेक्रेटरी अपराध करेगा तो भी सजा मिलेगी और कोई सामान्य नागरिक भी अपराध करेगा तो भी सजा मिलेगी। पी राम मोहन राव के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग ने 22 दिसंबर को छापा मारा था। घर और ऑफिस से 30 लाख के नए नोट और 5 किलो सोना जब्त किया गया था। राव के पास करीब 5 करोड़ रुपए की अघोषित आय का भी खुलासा हुआ था। छापेमारी के अगले दिन राव को चीफ सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया था। राम मोहन राव के बेटे और दूसरे रिश्तेदारों पर भी टैक्स चोरी के गंभीर आरोप लगे। यूपी में हाईवे की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने कार से दिल्ली आ रहे एक परिवार से करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश लूट लिए। आरोपों के मुताबिक बदमाशों ने लोहे की रॉड फेंककर कार रुकवाई। इसके बाद कार में सवार महिलाओं की ज्वेलरी लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार की पिटाई भी की। उसके पापे वो कट्टा लगाए रहे, वो बाहर निकाल के उनके कट्टा लगाए रहे, वो कट्टा नहीं हटाया। जेलर लूट मार की, उन्होंने कट्टा नहीं हटाया। ये थी महिला जिनका साफ तौर पर कहना है जब इनके साथ लूटपाट हुई उस दौरान उन लोगों ने कान के से जेवर तक उतार लिए, कान खींच लिए, कान का हिस्सा कट गया, पायल छीन लिए। इसके अलावा लगातार धमकी देते रहे, यहाँ से भाग जाओ। दिल्ली के प्रहलादपुर रहने वाले रामप्रसाद दिल्ली की कंपनी में अधिकारी हैं। शनिवार को रामप्रसाद किराए की स्विफ्ट डिजायर कार से परिवार के साथ कानपुर गए थे। दिल्ली लौटते वक्त रविवार को रात करीब 2:15 बजे कार जेवर टोल प्लाजा से आगे पहुंची थी। गाड़ी से आवाज आने के बाद ड्राइवर ने कार रोकी। इस दौरान 4 बदमाशों ने आकर तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात के पीछे एक्सेल गिरोह के बदमाशों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नाम एक और नया विवाद जुड़ गया है। आम आदमी पार्टी के जेल जा चुके 2 लोगों की हकीकत सामने आने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने को मजबूर होना पड़ा। रविवार को ही आपके पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने हरबिंदर और नवदीप सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इस दौरान बंद सिंह भी पार्टी में शामिल किए गए। बंद सिंह और उनकी बेटी के साथ दरिंदगी के आरोप में हरबिंदर और नवदीप जेल जा चुके हैं। बंद सिंह ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताई और जबरदस्त विरोध होने के बाद पार्टी ने यू टर्न लेते हुए आनन फानन में दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। आरोपियों ने भी आप पर समझौते का लालच देकर पार्टी की सदस्यता दिलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने भी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। हरविंदर सिंह और नवदीप सिंह पर वर्ष 2000 में बंद सिंह की बेटी के साथ दरिंदगी का आरोप है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने पर बंद सिंह के दोनों हाथ और एक पैर काट दिया गया था। दबाव और धमकियों के बावजूद बंद सिंह ने लड़ाई जारी रखी और दोनों को सजा दिलाई। हरविंदर सिंह और नवदीप 7 साल की सजा पूरी कर जेल से बाहर आए हैं। आरोपियों के खिलाफ बंद सिंह के संघर्ष पर द बैलेड ऑफ बंद सिंह नाम से किताब भी जारी की गई। आज एक ही दिन में गोवा और दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 बड़े विमान हादसे टल गए। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के रनवे पर बड़ी लापरवाही के कारण इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान आमने सामने आ गए। इंडिगो की फ्लाइट लैंड करने के बाद जब टैक्सी वे पर थी, उसी समय स्पाइस जेट का प्लेन टेक ऑफ के लिए इंडिगो विमान के सामने आ गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। मामले में डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। दूसरी घटना गोवा एयरपोर्ट की है, जहां गोवा से मुंबई जाने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। टेक ऑफ करते समय फ्लाइट रनवे से फिसल गया, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक प्लेन के पहिए में आग भी लगी थी। हादसे में कई पैसेंजर्स को मामूली चोटें भी आई हैं।
जेट एयरवेज की फ्लाइट में 154 यात्री और 7 क्रू मेंबर मौजूद थे। दिल्ली पहुंची इंडिगो की फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत 176 पैसेंजर सवार थे। डीजीसीए दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई लापरवाही में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भूमिका की भी जांच कर रहा है। बाल बाल बचे इन दोनों विमानों में 350 से ज्यादा पैसेंजर्स मौजूद थे।